तो आज हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस के अनुसार क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर सेट थ्योरी पर प्रकाश डालेंगे। इसमें सबसे पहले हम समुच्चय यानी कि अंग्रेजी सेट, अवयव या सदस्य यानी कि अंग्रेजी एलिमेंट या मेंबर्स, और समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी क्या है, इनके बारे में परिचय देंगे। तो पहले समुच्चय की परिभाषा सुन ली जाए। विभिन्न तथा निश्चित वस्तुओं के संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं, और समुच्चय का निर्माण करने वाली वस्तुओं को समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। अंग्रेजी में भी सुन लिया जाए। ए डिस्टिंग्विशेबल एंड डेफिनिट collection of objects is called set, and objects which form set are called members or elements of set। फिर तो आप इनके कहने का मतलब समुच्चय के बारे में आपने सुना, डेफिनेशन के बारे में। तो ऐसे तो मैंने जो बोला वो तो शायद आपको याद नहीं रहे, तो इसे मैं लिख देता हूं। समुच्चय विभिन्न तथा निश्चित। तो देखिए, पहले जो मैंने समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय के सदस्य की परिभाषा जो मैंने दे दिया था, अब इसे मैंने लिख भी दिया। समुच्चय विभिन्न तथा निश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के सदस्य समुच्चय का निर्माण करने वाली वस्तुओं को समुच्चय के सदस्य या अवयव कहते हैं। इसे मैं अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं। सेट ए डिस्टिंग्विशेबल एंड डेफिनिट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट the objects which form set are called elements or members of set। तो हम और ये भी बता देना चाहेंगे सेट थ्योरी के बारे में, यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में। तो समुच्चय से संबद्ध नियमों को समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में रूल्स रिलेटेड टू सेट इज कॉल्ड सेट थ्योरी। ये तो सुन लीजिए, सारी बातें लिखी जानी कोई जरूरी नहीं, यह तो आसान है, सुनकर लिख सकते हैं। अब समुच्चय में हम ले सकते हैं भारत की सभी नदियां। तो भारत की सभी नदियों का जो संग्रह है वह क्या है? समुच्चय। और भारत की नदियां जो हैं बाय नेम, यानी कि अपने अपने नाम से, ये इनके क्या हैं? सदस्य हैं। यानी कि भारत जो है क्या है? भारत के नदियों का जो संग्रह है, एक समूह है, यानी कि ग्रुप है, वह क्या है? नदियों का समुच्चय है। यानी कि भारत की सभी नदियों का समुच्चय, यानी कि भारत की सभी नदियों का जो संग्रह है वह एक समुच्चय है।
और ये नदियां जो है इस समुद्र को बनाने वाली कौन है? नदियां हैं। तो नदियां जो हो गई, ये हो गई क्या? मेंबर, यानी कि एलिमेंट, यानी कि सदस्य। यानी कि भारत की नदियों के समुच्चय में ये जो नदियां जो हैं, अब सभी नदियों का मतलब अपना अपना नाम होगा, और समुच्चय में यह भी कहा गया है कि विभिन्न और निश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो देख ही रहे हैं कि भारत की सभी नदियों का तो एक ही नाम थोड़ी होगा, विभिन्न नाम होगा, लेकिन यह निश्चित है कि भारत की ही नदियां। तो यहां आपको समुच्चय का जीता जागता उदाहरण मिल रहा है, और ये भारत की सभी नदियों का जो संग्रह हो गया वो एक समुच्चय हो गया। और ये नदियां जो हैं क्या हो गई? नदियां जो हो गई, ये नदियां जो हो गई, एक एक करके जो नदियां हो गई, ये क्या हो गई? यानी कि इस समुच्चय की क्या हो गई? सदस्य हो गई। नदियां जो है इस समुच्चय की सदस्य, यानी कि अवयव हो गई। उसी तरीके से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें जो है मान लीजिए कि हम लेते हैं 1 2 3 इस तरह से 10 तक। तो देख लीजिए ये जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, इनमें सारे अंक तो अलग अलग हैं, लेकिन निश्चित है कि 10 तक प्राकृतिक संख्या है। तो यह भी क्या है? समुच्चय का जीता जागता उदाहरण है। और ये जो प्रत्येक अंक जो हुए, ये क्या हुए? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के ये क्या हो गए? सदस्य हो गए। तो अब रहा कि इनमें कुछ लिख के बता देता हूं, यानी कि जैसे समुच्चय के उदाहरण में लिख दे रहा हूं कि भारत की मानी सभी नदियों का समुच्चय, यानी कि समुच्चय के उदाहरण में बता रहा हूं। इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि ये जो नदियों का जो समूह एक समुच्चय है, और नदियां क्या है? इस समुच्चय के निर्माण करने वाले क्या है? सदस्य है। यानी कि समुच्चय का निर्माण करने वाली नदियां क्या है? सदस्य है, यानी कि अवयव है। भारत की सभी नदियों का समुच्चय, तो इसी तरह ले ले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण वर्ण का समुच्चय है ना, तो इस तरह से बहुत से अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का समुच्चय। तो अब रहा कि समुच्चय और इनके अवयवों का संकेतन। तो समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, और इनके अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के ही छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। जैसे अगर ए बी सी समुच्चय हो तथा XYZ इनके अवयव हों, तो हम इस प्रकार, हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, निम्न प्रकार से
लिखते हैं। और यहाँ मतलब आपकी एग्जामिनेशन की व्यू या के माने लेखन विधि से हम इस प्रकार पढ़ते हैं या लिखना उचित नहीं है, यह हम आपको बता दे रहे हैं कि पढ़ेंगे कैसे। लिखते हैं तो लिखेंगे ही, और पढ़ेंगे कैसे यह भी हम आपको पढ़ के बता देंगे। देखिए, x belongs to A, B belongs to, sorry, y belongs to B, z belongs to C। अगर बाय द वे अगर A मतलब अगर इस वाले ए का सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, तो हम इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो हम इस प्रकार लिखते हैं। कैसे? ए डजंट, यानी कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ए बड़े एलिमेंट लिख कर इसको काट देंगे। ए डजंट बिलोंग, ये काट देने का मतलब डजंट हो गया, इसका मतलब बिलोंग हो गया। ए डजंट बिलोंग टू ए। अब समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो रूप होते हैं। पहला एक होता है सारणी रूप, पहला होता है सारणी रूप। सारणी रूप समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले, यानी कि इसको बोल दिया है मैंने बोल दिया है कि समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले रूप। तो देख लीजिए, यहां लिख भी देते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले रूप, समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले रूप, करने वाले रूप। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले रूप, तो नंबर एक में क्या होता है? सारणी रूप। अंग्रेजी इसका होता है क्या? सारणी रूप का होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसमें अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का समुच्चय क्या हो? ए हो, तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का समुच्चय क्या हो? ए हो, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं ए। और जो भी स्वर वर्ण है, जैसे ए, तो कॉमा देखिए, पहले तो मझौला कोष देते हैं, उसके बाद से पहले मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का समुच्चय क्या हो? ए हो, तो पहले ए लिखेंगे, बराबर देंगे, उसके बाद से मझौला कोष देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? सारे स्वर वर्ण को कॉमा दे देकर लिखते जाएंगे। ए आई ओ, ए आई ई, सॉरी, ए ई आई ओ यू, और फिर मझौला ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये समुच्चय और उपसमुच्चय की पहचान है। अगर मझौला ब्रैकेट नहीं देते हैं इस तरह के सारणी में, तो समुच्चय नहीं रह जाएगा, है ना। अब उसी तरह से हो गया, दूसरा क्या हो गया? जैसे हो गया आपको क्या, ये सारणी रूप हो गया। दूसरा हो गया समुच्चय प्रकटीकरण या समुच्चय। तो दूसरा हो जाता है समुच्चय प्रकटीकरण।
रूप या इसको समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें जो है यही जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का समुच्चय मैंने ये कहा है, तो ये तो जरूर लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, उसको भाषा में लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, इस सच दैट को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी सच दैट को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है, का एक स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, यानी कि भावेल अक्षर है। हो गया। तो आप इसको ऐसे, इसका अर्थ जानते क्या होता है, इस साइड दैट का अर्थ क्या होता है, जबकि। तो इसको असल में इसको क्या पढ़ेंगे, ए के ऐसे अवयव एक्स है जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है। फिर एक बार पढ़िए, ए के ऐसे अवयव एक्स हैं, ए के ऐसे अवयव एक्स हैं जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है। इस तरह से समुच्चय और उनके अवयव, समूह सिद्धांत, समूह सिद्धांत और समुच्चय के प्रकार मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अगर कोई तरह की कमी दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।